नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एग्जाम यार्ड क्लासेज में। साथियों, आज सिंधु घाटी सभ्यता के लिए एक बहुत ही बेहतरीन क्लास आपके लिए लेके आया हूँ। इसके पहले मैं जो दो क्लास आप लोगों को दे चुका हूँ। पहला क्लास भारतीय इतिहास के काल विभाजन के बारे में, और दूसरा धार्मिक एवं साहित्यिक स्रोतों के आधार पर प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी आपको दोनों की वीडियो की के बारे में आप लोगों को बताया गया है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोग को दे दूंगा। अगर नहीं देखे होंगे तो वहाँ से आप लोग जरूर देखिएगा। तो आइए आज हम लोग बात करते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में, जिसे सैंधव सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता नाम भी दिया गया है। तो सिंधु सभ्यता की जो बात की जाए, तो इसे सबसे पहले इसकी बात की जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता का सिंधु घाटी सभ्यता अपने आप में बहुत ही सबसे भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता में मानी जाती है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता सबसे प्राचीन सभ्यता में मानी जाती है। आज से लगभग 100 वर्ष पूर्व पाकिस्तान के सिंध प्रांत में मोंटगोमरी जिले में हड़प्पा निवासियों द्वारा जिन दबी हुई कच्ची ईंटों का प्रयोग अपने मकान या भवनों को बनाने के लिए किया जा रहा था, उन्हें नहीं पता था कि ये किसी आज से 5,000 वर्ष पुरानी ये कोई एक यहाँ पे सभ्यता बसती थी या कोई नगर यहाँ पे बसता था। लेकिन जब बाद में इसकी खुदाई हुई, तब उन्हें इस बात का आभास हुआ कि हम जिन ईंटों का प्रयोग अपने मकानों के निर्माण में कर रहे हैं, वो बहुत साल पुरानी एक सभ्यता थी। वहाँ की ईंटें वो हैं लगभग 5,000 वर्ष पुरानी। तो आइए हम लोग बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। तो सिंधु घाटी सभ्यता को सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता नाम किसने दिया, तो उसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी यहाँ पे। जॉन मार्शल। जॉन मार्शल जो उस समय जो है 1921 में जब हड़प्पा सभ्यता की खुदाई हुई, तो उस समय वो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के क्या थे, महानिदेशक थे। तो जॉन मार्शल ने ही सर्वप्रथम इसे सिंधु घाटी सभ्यता का नाम दिया था। और इसके जो प्रमुख उद्योग हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का जो प्रमुख उद्योग था वो क्या था, वस्त्र उद्योग था। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख उद्योग वस्त्र उद्योग था। बहुत इंपॉर्टेंट, आप इसके बारे में जानते रहिए। और ये सूती वस्त्रों का प्रयोग करते थे। ये सिंधु घाटी सभ्यता के जो निवासी थे, ये सूती व ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। और साथ में आपको ये भी पता होना चाहिए कि सबसे पहले कपास की खेती, मतलब कपास की खेती सबसे पहले अगर कहीं प्रारंभ हुई तो वो कहाँ पे हुई, सैंधव निवासियों के द्वारा प्रारंभ की गई। और इसके बाद बात की जाए कांस्य युगीन सभ्यता, इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। कांस्य युगीन सभ्यता का मतलब यह सभ्य यहाँ से तांबा, कांसा, स्वर्ण और चांदी की धातुएं तो मिलती है, लेकिन लोहे की धातु यहाँ पे नहीं मिलती है। इसका मतलब ये हुआ कि ये लोग कांस्य युगीन सभ्यता से रिलेटेड हैं, लेकिन लोहे से ये लोग अपरिचित थे। लोहे के बारे में सिंधु के निवासियों को जानकारी नहीं थी। एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पूछता है, आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। इसलिए इसको क्या कहा गया है, कांस्य युगीन सभ्यता या कांस्यकालीन सभ्यता। अब हम लोग बात करते हैं इसके बारे में माध्य सत्तात्मक। सिंधु घाटी की सभ्यता जो थी वो मातृ सत्तात्मक सभ्यता थी। मतलब यहाँ पे मातृ देवी की पूजा होती थी। यहाँ पे मतलब स्त्रियों की दशा एक रूप से कहा जाए तो बहुत ही अच्छी थी सिंधु घाटी की सभ्यता में। इसे नगरीय सभ्यता भी कहा जाता है। नगरीय सभ्यता मतलब ये पूरी तरीके से विकसित सभ्यता थी। जैसे आज हम लोग क्या होते हैं, गांव होता है भैया, एक शहर होता है। शहर में बहुत विकसित होता है, सारी चीजें बहुत आधुनिक चीजें होती हैं। वैसे उस तरीके से जो देखा जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो पूरी विकसित सभ्यता थी। आज से 5,000 वर्ष पुराने पूर्व ही जो है नगर क्या हो गए थे, वो बस चुके थे। नगरों का जो है बसाव जो है वो हो चुका था। तो इस तरीके से इसको क्या कहा जाता है, नगरीय सभ्यता। जबकि इसके बाद जो आप पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता, इसे आर्य सभ्यता भी कहा जाता है, वो ग्रामीण सभ्यता थी। लेकिन ये क्या है, सिंधु घाटी की सभ्यता ये एक नगरीय सभ्यता थी। इसे गैर आर्य सभ्यता भी कहा जाता है। गैर आर्य मतलब ये नगरीय सभ्यता थी और आर्य सभ्यता जो थी वो ग्रामीण सभ्यता थी, दोनों से भिन्न थी। तो ये इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता को गैर आर्य सभ्यता भी कहा जाता है। और इसमें पूर्व आर्य सभ्यता मतलब ये आर्यों से पहले की सभ्यता थी। मतलब आर्य जो है वो बाद में आए, सिंधु घाटी सभ्यता के बाद में जो वैदिक सभ्यता आई, इन्हें आर्य सभ्यता कहा जाता है। तो इस तरीके से आप इन चीजों को ध्यान दीजिएगा। और इसके बाद जो क्वेश्चन पूछता है कि मूर्ति पूजा का प्रारंभ किस सभ्यता में सबसे पहले हुआ, तो मूर्ति पूजा का प्रारंभ सिंधु सैंधव निवासियों द्वारा ही शुरू कर दिया गया था। मूर्ति पूजा का प्रारंभ बहुत इंपॉर्टेंट है, मूर्ति पूजा का प्रारंभ। अब बात की जाए आकार की, सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो किस आकार में थी, वर्गाकार थी कि त्रिभुजाकार थी कि आयताकार था। तो जो इसका आकार था ये त्रिभुजाकार था। अभी आगे आपको इसमें क्लियर करते हैं। इसकी जो मुख्य फसल थी सिंधु घाटी सभ्यता की वो गेहूं और जौ थी। इसकी मुख्य फसल क्या थी, गेहूं और जौ। गेहूं और जौ के जो है वहां पे प्रमाण मिलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में। गेहूं और जौ दोनों के दानों के प्रमाण सिंधु घाटी सभ्यता में मिलते हैं। और इसमें पर्दा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति का प्रचलन भी था।
पर्दा प्रथा एवं वैश्यावृत्ति दोनों का प्रचलन सिंधु घाटी सभ्यता में था। ये भी आप क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। अब बात की जाए सैंधव सभ्यता के जो सबसे पूर्वी स्थल, सबसे दक्षिणी स्थल, सबसे पश्चिमी स्थल, सबसे उत्तरी स्थल की, तो सबसे उत्तरी स्थल जो है वो मांडा है। सबसे उत्तरी स्थल स्थल मांडा है। मांडा कहाँ पे है? जम्मू एंड कश्मीर में है। और लगभग 1951 ईस्वी में, 1957 ईस्वी के आसपास इसकी खोज जो थी वो यज्ञदत्त शर्मा ने की थी। यहाँ से भी मनके व मृत भांड पाए गए हैं मांडा जम्मू कश्मीर से। तो मांडा जो है ये इसका सबसे उत्तरी सबसे उत्तरी जो है स्थल सैंधव सभ्यता का कौन सा है? मांडा, जो कि कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है। और सबसे दक्षिणी की बात की जाए तो दैमाबाद आता है महाराष्ट्र। दैमाबाद ये कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। किस नदी के किनारे है? तो प्रवरा नदी के किनारे है। प्रवरा नदी के किनारे है दैमाबाद, महाराष्ट्र। तो ये सबसे दक्षिणी स्थल आपका माना जाता है सैंधव सभ्यता का। और अगर सबसे पश्चिमी सभ्यता की बात की जाए तो वो सुतका गेंडोर है। कौन सा? सुतका गेंडोर सबसे पश्चिमी स्थल है सैंधव सभ्यता का। सुतका गेंडोर कहाँ पे है? बलूचिस्तान, पाकिस्तान में है। और इसका सैंधव सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल तो ये आपके उत्तर प्रदेश में ही पड़ता है, और आलमगीरपुर, यानी आलमगीरपुर मेरठ में पड़ता है ये उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो इस तरीके से आप इनको इनके बारे में भी जानकारी रखिए। कई बार यहाँ से पूछा जाता है कि सैंधव सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल कौन सा है, सबसे दक्षिणी स्थल कौन सा है, सबसे पश्चिमी स्थल और सबसे पूर्वी स्थल कौन सा पूछता है। और साथ में स्थान भी पूछता है। तो जम्मू एंड कश्मीर में है मांडा, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है, दैमाबाद महाराष्ट्र में है, छुटका गेंडोर बलूचिस्तान में है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जो सबसे प्रमुख कुछ स्थल है। वैसे देखा जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता के लगभग 1000 स्थल खोजे गए हैं, पाए गए हैं। लेकिन जो मुख्य रूप से हैं कुछ ही बहुत प्रमुख हैं, जिनमें मैंने आपको यहाँ पे सारे लिखे हुए हैं। इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे, तो आप लोग यहाँ से देखिएगा। और सैन्य सभ्यता की अगर बात की जाए कि इसका विनाश कैसे हुआ, तो जो अभी तक सबसे प्रभावी कारण निकल कर आया है खोजों में, इसकी छानबीन में, कि सैन्य सभ्यता के विनाश का सबसे प्रभावी कारण क्या हो सकता है, तो सैन्य सभ्यता का विनाश का सबसे प्रभावी कारण अगर कुछ आया है सामने तो वो बाढ़ आया है। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि बाढ़ की वजह से यह जो है सभ्यता पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई, या विनाश, इसका पूरा पूरा विनाश हो गया बाढ़ की वजह से। तो बाढ़ इसके जो है विनाश का सबसे प्रमुख कारण माना गया है इस सभ्यता का। बाढ़ आया और पूरी जो सभ्यता को ही, पूरे शहर को ही क्या किया? तबाह कर दिया। हम लोग बात करते हैं सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता की। तो हड़प्पा सभ्यता मैंने आप लोगों को बताया ये रावी नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा सभ्यता कहाँ पे स्थित है? रावी नदी के, वो भी बाएं तट पर। ये भी आप ध्यान दीजिएगा, बाएं तट पर है, जो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मोंटगोमरी जिला, एक जिला है मोंटगोमरी, जो वर्तमान में साहिवाल जिला के नाम से जाना जाता है, वहां पे स्थित है ये हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, और ये भारत का सबसे प्राचीनतम सभ्यता है हड़प्पा सभ्यता। और ध्यान दीजिएगा यहाँ से जो अवशेष मिले हैं, जैसे ईंट के कुछ वृत्ताकार चबूतरे, ईंटों के कुछ वृत्ताकार चबूतरे, आप अगर लिख लीजिएगा, अगर पेन लिए होंगे तो और नोट लिए होंगे, ईंटों के वृत्ताकार चबूतरे यहाँ से आपको, यहाँ से मतलब मिले हुए हैं। और उसके अलावा स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा, एक स्त्री है उसके गर्भ से निकला हुआ एक पौधा मिला है। ठीक है, जो उर्वरा की देवी या धरती की देवी के नाम से जानी जाती हैं, ये भी यहीं से हड़प्पा सभ्यता से ही मिला हुआ है। इसके अलावा शंख का बना एक बैल, शंख का एक बना बैल जो है यहाँ से हड़प्पा सभ्यता से भी मिला हुआ है। और इसके अलावा देखा जाए तो गेहूं और जौ के दानों के अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए हैं हड़प्पा सभ्यता से, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात की जाए मोहनजोदाड़ो की। मोहनजोदड़ो जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला, आप लोग बार बार इसको पढ़े होंगे, जो कि कहाँ पे पड़ता है? सिंधु नदी के दाहिने तट पर। ये जो है हड़प्पा, ये रावी नदी के बाएं तट पर पड़ता है, और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के दाएं तट पर दाहिने तट पर पड़ता है। बार बार एग्जाम से पूछा हुआ क्वेश्चन है। और लरकाना, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लरकाना जिले में ये पड़ता है मोहनजोदड़ो। 1922 में इसकी खोज किसने की थी? राखल दास बनर्जी ने। और जबकि हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। इसको भी आप ध्यान दीजिएगा। और मोहनजोदड़ो की बात की जाए तो दो सबसे प्रमुख जो बातें आती है मोहनजोदड़ो में, एक बृहत स्नानागार की और एक विशाल अन्नागार की। बृहत स्नानागार जो बहुत ही बड़ा है, जो स्नान बनाने वाले, मतलब जहाँ पे लोग स्नान करते थे, स्नानागार, वो विकसित सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी। ऐसे में जो है यहाँ पे लोग बड़े बड़े अपने शौक की चीजें बनाते थे, शौक के लिए बहुत बड़ी बड़ी चीजें बनाए हुए थे। अब बात की जाए बृहत स्नानागार की, जहाँ पे स्नान करने वाला जो घर था उसको उसकी लंबाई कितनी थी? तो लंबाई 55 मीटर और चौड़ाई
33 मीटर थी। सोचिए 55 मीटर और 33 मीटर लंबाई और चौड़ाई, मतलब उत्तर से दक्षिण जो लंबाई थी वो 55 मीटर और पूरब से पश्चिम जो चौड़ाई थी वो 33 मीटर थी। और उनके बीच में जो स्नान कुंड बना था, मतलब स्नान करने वाला जो कुंड था, उसकी लंबाई की बात की जाए वो 11.8 मीटर, 11.8 मीटर उसकी लंबाई थी स्नान करने की, 11.8 मीटर। और चौड़ाई 7.01 मीटर थी। और जबकि गहराई की बात की जाए तो गहराई 2.43 मीटर, 2.43 मीटर उसकी गहराई थी। मतलब मेरे जैसे उसमें 2 से 3 लोग आ जाए, ठीक है, उस गहराई में, तो इतनी ज्यादा उसकी गहराई थी। अब बात की जाए विशाल अन्नागार की। विशाल अन्नागार बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा कहा जाता है कि जो विशाल अन्नागार है, ये पूरे सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ी इमारत है सिंधु सभ्यता की। विशाल अन्नागार मतलब जहाँ पे अन्न वगैरह रखने के स्थान होते थे। इसकी जो लंबाई थी वो 45.72 मीटर थी, 45.72 मीटर। और जबकि चौड़ाई कितनी थी, 22.86 मीटर। लंबाई 45.72 मीटर और चौड़ाई 22.86 मीटर। एक ट्रिक आप लोग को याद रखिएगा कि सीधा सीधा दोगुना है, सीधा सीधा दो गुना है ये चौड़ाई से लंबाई, सीधे सीधे दोगुना है। 22.86 मीटर चौड़ाई और 45.72 मीटर लंबाई, मतलब सीधे सीधे दोगुना। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। कभी कभी एग्जाम से पूछता है कि लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना था, तो आप इस तरीके से ध्यान दीजिएगा। अब इसके बाद बात की जाए मोहनजोदड़ो में जो अवशेष प्राप्त हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछता है। कांसे की नर्तकी की मूर्ति, एक नर्तकी की मूर्ति, मतलब नर्तकी मतलब जो नृत्य करने वाली एक महिला होती है, उसकी जो मूर्ति मिली है वो किसकी मिली है, कांसे की। तो कांसे की नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है, मोहनजोदाड़ो में। अब देखिए इसमें पर्दा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति का प्रचलन था। तो कांसे की नर्तकी की मूर्ति जो मिली थी वो मोहनजोदाड़ो से मिली थी। और मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ, पशुपतिनाथ मतलब शिव, शिव की मूर्ति मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ की मूर्ति भी यहीं से मिली है। और हाथी का कपाल खंड भी यहीं से मिला है। और घोड़े के कुछ दांत यहाँ से पाए गए हैं। अब बात की जाए कालीबंगा की, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो हो गया, हम लोग बात करते हैं कालीबंगा की। कालीबंगा, देखिए कालीबंगा ये कहाँ पे पड़ता है आपका, हनुमानगढ़, राजस्थान में। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में पड़ता है कालीबंगा। और 1953 में अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी, 1953 में अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी। और ये कहाँ पे है, घग्गर नदी के किनारे है। यहाँ पे जो अवशेष प्राप्त हुए हैं कालीबंगा से, बहुत एग्जाम से पूछता है। सबसे पहला है जुते हुए खेत के साक्ष्य, और 7 अग्निकुंड यानी वेदिकाएं, 7 अग्निकुंड या वेदिकाएं यहाँ से पाई गई हैं। जिससे यह पता चलता है कि ये सैंधो निवासी जो थे वो अग्नि पूजा के अग्नि पूजा को बहुत अहम रूप देते थे। अग्नि पूजा के प्रमाण वहां से मिले हैं, कहाँ से, काली बंगा से। 7 अग्निकुंड यानी वेदिकाएं वहां से प्राप्त हुई हैं। और भवन जो थे वो कच्ची ईंटों के बने थे। एक चीज आप ध्यान दीजिएगा कि जो मोहनजोदाड़ो के भवन बने थे, मोहनजोदड़ो के भवन किसके बने, पक्की ईंटों के बने थे। और जबकि कालीबंगा के जो भवन थे वो कच्ची ईंटों के बने हुए थे। इसको भी आप ध्यान दीजिएगा, बहुत एग्जाम में पूछता है। और एक मोहनजोदड़ो में एक बात और आप याद रखिएगा, मोहनजोदड़ो की जो सबसे प्रमुख विशेषता थी वो मुख्य सड़कों की थी। मुख्य सड़कें जो थी वो लगभग 9.15 मीटर लंबी थी, 9.15 मीटर लंबी होती थी मुख्य सड़कें, 9.15 मीटर लंबी। और जिन्हें राजपथ कहा जाता था। 9.15 मीटर लंबी, मतलब सोच सकते हैं आप कि जो आज हम लोग 4 लेन बना रहे हैं, 4 लेन तब भी बना हुआ था। 9.51 मीटर लंबी, 1.5 मीटर लंबी का मतलब होता है कि 4 लेन के लगभग बराबर। तो सोच लीजिए कि इतनी लंबी लंबी सड़कें तब बनी हुई थी, आज के 5,000 वर्ष पूर्व। और जो एक दूसरे को तारांकित नगरों में विभाजित करती थी, मतलब स्टार शेप्ड जो है, जहाँ पे एक दूसरे को काटती थी, वो तारों के जैसा नगरों को विभाजित कर देती थी। तो इस तरीके से बहुत मुख्य विशेषता थी मोहनजोदाड़ो की मुख्य सड़कें, जिनकी लंबाई सबसे बहुत अधिक होती थी। 9.15 मीटर लंबाई उसकी पाई गई है मोहनजोदाड़ो में सड़कों की। और तो इस तरीके से आप कालीबंगा भी देख लिए हैं। बाद हम लोग बात करेंगे राखी, धौलावीरा, राखीगढ़ी, चन्हूदड़ो, लोथल, चित्तौड़गढ़ और रंगपुर की। तो इस बार हम थोड़ा सा इसको इरेज करेंगे। आप लोग अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। और इसके बाद आगे भी हम लोग कुछ बचा हुआ है उसको भी देखते हैं। तो आप लोगों ने देखा कि कालीबंगा जो कि राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित था। अब हम लोग बात करते हैं धौलावीरा, जो कि कहाँ पे है, कच्छ के रण में है। धौलावीरा जो कि कच्छ के रण में है। और इसकी खोज जो की थी वो जेपी जोशी ने 1967-68 में धौलावीरा की खोज की थी। धौलावीरा
नगर की खोज कहाँ जीपी जोशी ने कब की थी? 1967-68 में की थी। और यहाँ से जो सबसे प्रमुख विशेषता है, इसकी एक विशाल जलाशय यहाँ से मिलता है। धौलावीरा से एक विशाल जलाशय की खोज हुई है, मिला हुआ है, जहाँ से ऐसा पता चलता है कि धौलावीरा में बहुत ही उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था स्थापित थी। मतलब अगर पूछता है कि सबसे उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था अगर कहाँ पे थी, तो वो धौलावीरा में थी। यहाँ पे बहुत विशाल जलाशय मिला था। और धौलावीरा की बात की जाए, यह नगर कैसा था? तो धौलावीरा नगर एक आयताकार नगर था। ये भी एग्जाम में पूछा क्वेश्चन है। अब इसके बाद बात आती है राखी गढ़ी की। राखी गढ़ी जो कि हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। हरियाणा का एक जिला है हिसार, वहां पे स्थित है। 1969 में इसकी खोज सूरज भान ने की थी। 1969 में इसकी खोज सूरज भान ने की थी। और सबसे बड़ा पूछा जाने वाला क्वेश्चन एग्जाम का, कि भारत का सबसे बड़ा सैंधव स्थल कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा सैंधव स्थल वो राखी गढ़ी है, जो कि हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। इसके बाद बात की जाए चन्हूदड़ो की। मोस्ट इंपॉर्टेंट है चन्हूदड़ो। चन्हूदड़ो जो है ये सिंध प्रांत, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। और सिंधु नदी के किनारे स्थित है। ये भी आप ध्यान दीजिएगा, चन्हूदड़ो जो है वो, चन्हूदड़ो और मोहनजोदड़ो दोनों सिंधु नदी के किनारे स्थित है। और चन्हूदड़ो की खोज जो की थी 1931 में गोपाल मजूमदार ने की थी। और दोस्तों सबसे बड़ी बात है, मनका बनाने का कारखाना बहुत बार एग्जाम से पूछता है कि मनका बनाने का कारखाना कहाँ से मिला है। मनका बनाने का कारखाना तथा भट्ठी, ये दोनों आपके चन्हूदड़ो से प्राप्त हुए हैं, जो कि कहाँ पे है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। और एकमात्र ऐसा पूरा स्थल है, चन्हूदड़ो एकमात्र पूरा स्थल है जहाँ से वक्राकार ईंटें प्राप्त हुई हैं। वक्राकार ईंटें एग्जाम में अगर पूछेगा कहाँ से प्राप्त हुई है, तो चन्हूदड़ो से प्राप्त हुई है। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है लोथल, जो गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित है लोथल। और ये भोगवा नदी के किनारे स्थित है। ये बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। 1955 में रंगनाथ राव द्वारा इसकी खोज की गई थी 1955 में। और जो सबसे इम्पोर्टेंट है, यहाँ से जो अवशेष प्राप्त हुए हैं, जो एग्जाम्स में बार बार पूछता है कि यहाँ से क्या कौन कौन से अवशेष प्राप्त हुए हैं, तो वो है मुहर फारस की मुहर और युगल समाधियां। युगल समाधियां मतलब समाधियां होती थी साथ में, दो समाधियां होती थी, सिंगल समाधियां नहीं, एक साथ दो समाधियों को पाया गया है, युगल समाधियां। दोस्तों समाधियों से एक बात का याद आया कि हड़प्पा जो सभ्यता थी, इसमें शवों को दफनाने की प्रक्रिया थी। हड़प्पा सभ्यता में शवों को दफनाने की प्रक्रिया थी, जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रक्रिया थी। ये भी यहाँ से पूछता है, ये भी आप याद रख लीजिए। हड़प्पा सभ्यता में शवों को दफनाने की, ये हड़प्पा जो है यहाँ पे दफनाने की, और जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रक्रिया शवों को थी। इसको आप नोट करिएगा। और धान और बाजरे का साक्ष्य भी यहाँ से मिलता है लोथल से। उसके अलावा हाथी दांत का पैमाना भी आपके लोथल से मिलता है, जो कि कहाँ पे है? गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित है। और लोथल की जो सबसे प्रमुख विशेषता निकल कर आती है, वो आती है जहाजों की गोदी। जहाजों की गोदी बहुत बार एग्जाम से पूछता है। जहाजों की गोदी, या इसी को डाक यार्ड बोलते हैं, डाक यार्ड, या इसी को गोदी बाड़ा बोलते हैं, गोदी बाड़ा या जहाजों की गोदी, डाक यार्ड, ये कहाँ से मिलते हैं? लोथल की सबसे प्रमुख विशेषता है जहाजों की गोदी या डाक यार्ड, या इसी को ही बोला जाता है गोदी बाड़ा। ये आप ध्यान रखिएगा। ये क्योंकि एक क्या है, एक बंदरगाह है आपका लोथल। और सुटकोटदा जो कि ये भी गुजरात में है, ये भी आपका क्या है? एक बंदरगाह है। दोनों आपके क्या है? बंदरगाह है। तो ये आप ध्यान दीजिएगा, लोथल और सुटकोटदा जो दोनों गुजरात में स्थित है, और दोनों ही सिंधु घाटी सभ्यता के दो बंदरगाह हैं। ये भी एग्जाम से पूछता है कि कौन से बंदरगाह हैं, तो लोथल और सुरकोटदा ये दोनों बंदरगाह हैं। इसके अलावा बात की जाए रंगपुर, तो गुजरात के कहाँ पे स्थित है? सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है। रंगपुर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है। इसको आप ध्यान दीजिएगा, रंगपुर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है। और रंगपुर से धान की भूसी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि धान की भूसी के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो धान की भूसी के प्रमाण वो आपके रंगपुर से मिले हैं, जो कि कहाँ पे पड़ता है? गुजरात के सौराष्ट्र में। जबकि लोथल से क्या मिलता है? चावल के साक्ष्य मिलता है। चावल के अवशेष कहाँ से मिलते हैं? लोथल से। लेकिन धान की भूसी के अवशेष कहाँ से मिलते हैं? रंगपुर से। दोनों अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। चावल यानी धान का साक्ष्य, चावल का साक्ष्य कहाँ पे मिलता है अवशेष? तो लोथल में मिलता है। जबकि रंगपुर से धान की भूसी के अवशेष मिलते हैं।
इसके अलावा आप लोग सुरकोटदा पर जान चुके हैं कि ये गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। तो लोथल और सुरकोटदा दोनों जो है ये क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता की बंदरगाह है। अब आप लोग इसमें आलमगीरपुर जो कि पढ़ चुके हैं, हिंडन नदी के किनारे स्थित है। सुतका गेंडोर जो कि दास नदी के किनारे स्थित है। मांडा जो कि चिनाब नदी के किनारे स्थित है। और इसके अलावा दैमाबाद जो कि प्रवरा नदी के किनारे स्थित है। सबके बारे में आप लोगों ने पढ़ चुका है। तो क्लास अगर अच्छी लगी होगी तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और आगे भी क्लास के लिए तैयार रहिए। ऐसे क्लासेज आपको बराबर मिलते रहेंगे प्राचीन इतिहास के, जब तक इतिहास प्राचीन इतिहास आपकी खत्म ना हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।